स्वागत है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए हम विशेष जो क्लासेस चला रहे हैं, ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो नोट्स बना लीजिए या फिर आप नोट्स के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। असल में नई कविता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखते हैं सबसे पहले कि नई कविता आंदोलन का आरंभ सन 1954 ईस्वी में हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, नई कविता आंदोलन 1954 ईस्वी में। इस कविता आंदोलन का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता के प्रकाशन के साथ हुआ। यानी नई कविता की प्रवृत्तियां तो कुछ पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन नई कविता आंदोलन जो चला वो जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता के माध्यम से हुआ। अब नई कविता, जो कविता के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, वो कहाँ से आया, सबसे पहले किसने प्रयोग किया, आगे हम वो भी देखेंगे। देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र नई कविता के बारे में लिखते हैं कि नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया। यानी डॉक्टर नगेंद्र लिख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो कविताएं लिखी गईं, असल में उन्हें ही नई कविता कहा गया। और उसमें विशेषता क्या थी कि जो परंपरागत रूप से कविता लिखी चली आ रही थी, उनके बजाय नए भावबोधों की, नए नए भावों की अभिव्यक्ति कविता में की जाने लगी। नए वैल्यूज़ स्थापित किए जाने लगे जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे उनसे अलग, और नए शिल्पों का भी अन्वेषण किया गया। ठीक, आगे देखते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यहीं से ध्यान रखिए कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की पुस्तक है, उसमें उन्होंने नई कविता का आरंभ 1951 से माना। अब देखिए, हमने ऊपर आपको बताया कि 1954 से सर्वसम्मति से मानी जाती है नई कविता की शुरुआत, लेकिन बच्चन सिंह 1951 से मानते हैं। क्यों मानते हैं वो देखिए, हम इन पंक्तियों में देख लेंगे जो बच्चन सिंह की ही पंक्ति है। यहाँ पर हम कोटेशन यानी कि हूबहू जो किसी लेखक ने, आलोचक ने कहा है, हम उसी पंक्ति को यहाँ पर आपको दिखाते हैं ताकि आपको यह पता चले कि ऐसा क्यों कहा गया है और उन्होंने क्या कहा है। ठीक, तो नई कविता को 1951 में मानने के पीछे वे लिखते हैं कि दूसरा सप्तक कब आया? 1951 में। पहला सप्तक यानी तार सप्तक कब आया था, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको जानकारी है कि पहले सप्तक यानी तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो दूसरा सप्तक 1951 के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए, नई कविता कोई बहुत अलग से धारा नहीं चल रही थी। प्रयोगवाद में ही जब रूप का परिवर्तन होता है तब नई कविता रूपांतरित होकर के उत्पन्न होती है। नई कविता नाम भी अज्ञेय का दिया हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञेय ने दिया। कब दिया? 1952 में पटना रेडियो स्टेशन से उन्होंने इसकी घोषणा की। तो देखिए, 54 में नई कविता आंदोलन चल रहा है जगदीश गुप्त जी के द्वारा, लेकिन 2 साल पहले ही 1952 में ही अज्ञेय जी ने पटना रेडियो स्टेशन में नई कविता नाम सुझा दिया था। तो ये सारे तथ्य आपको ध्यान रखना है जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। नई कविता के संदर्भ में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इस कविता आंदोलन के अंतर्गत विजय देव नारायण शाही ने लघुमानव के बहाने एक नोट्स लिखा और लघुमानव की अवधारणा को स्थापित किया है। ये विशेष बात है नई कविता के बारे में, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। आप इसे पीडीएफ फॉर्म में या फिर प्रिंट बुक में भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑर्डर करने का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय समय पर सारी सूचनाएं, सारी क्लासेस कब चल रही हैं वो आपको मिलती रहें। अगर हमारा प्रयास दोस्तों आपको सार्थक लगता है, आपकी तैयारी में जरा भी हम कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे देखते हैं नई कविता की प्रवृत्तियाँ किस तरह की थी।
क्या विशेषताएं थी नई कविता की? नई कविता ने भावुकता तथा कल्पना के स्थान पर बौद्धिकता और तर्क के साथ वैज्ञानिक चेतना को महत्व दिया। अब आप देखेंगे कि नई कविता से पूर्व जो कविता की धारा चल रही थी वो भावुकता के को लिए हुए थी, कल्पना को लिए हुए थी, कल्पना की उड़ान थी, वायवीयता थी, जो छायावाद के बारे में कहा गया। इन सभी प्रवृत्तियों के स्थान पर बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी और तर्क के साथ साथ वैज्ञानिक चेतना को महत्व दिया गया नई कविता में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये विशेष बातें हैं और उसकी विशिष्टता है नई कविता की। डॉक्टर नगेंद्र भी लिखते हैं इस बारे में कि नई कविता जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। पुनः परीक्षा, रीचेक कर रही है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो अब तक जीवन मूल्य चले आ रहे थे मानव समाज में और वो कविता में भी थे, उन्हें उनका पुनः परीक्षा नई कविता करती है कि क्या उनमें कुछ बदलाव की आशंका है अथवा नहीं, और बदलाव की अगर संभावना है तो उसे स्वीकार किया जाए। नई कविता इसकी पक्षधर थी। और ऐसा तब हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर या कविता के भीतर तर्क की चेतना हो, बौद्धिकता हो, केवल भावना और भावुकता से, कल्पना से काम न लिया जा रहा हो। तो ये नई कविता में ये प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए नगेंद्र जी लिख रहे हैं कि ये मूल्य नवीन युग की आवश्यकताओं के परिवेश में कितने खरे उतरते हैं और अपने रूढ़ रूप में कितने असंगतिपूर्ण हो गए हैं, इनका कितना स्वरूप आज के लिए ग्राह्य है, जागरूक कवि और चिंतक को यह परीक्षा करनी पड़ती है। वे लिख रहे हैं कि जो मूल्य अब तक चले आ रहे थे वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितने असंगतिपूर्ण हो गए हैं कि इनके बदलाव की आवश्यकता है, और कितने हमारे परिवेश के अनुरूप खरे उतर रहे हैं। ये सब एग्जामिन करने की ज़रूरत है, ये नई कविता की चेतना कहती है। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। बच्चन सिंह क्या लिख रहे हैं इसे भी हम थोड़ा सा देखते हैं। नई कविता के बारे में वे लिखते हैं कि नई कविता की प्रवृत्तियाँ नई दिखाई पड़ती हैं। पहली क्या है? वाद मुक्तता। किसी भी तरीके का वाद यानी पहले का जो पूर्वाग्रह है विचारधारा के रूप में इस कविता में काम नहीं करता। जैसे प्रयोगवाद एक वाद लेके चल रहा, प्रगतिवाद, छायावाद, ये एक विचारधारा पर चल रही हैं, बनी बनाई विचारधारा पर इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं लिखी जा रही हैं। लेकिन नई कविता के बारे में बच्चन सिंह ने लिखा है कि ये वाद मुक्त है। इनमें किसी तरीके के वाद के कारण कुछ चीज़ें नहीं लिखी जा रही हैं। इसमें केवल एग्जामिन किया जा रहा है, नए मूल्यों की स्थापना की जा रही है। न वह पूरे तौर पे प्रयोगवादी है और न प्रगतिवादी। अब इसमें है क्या वो आगे देखते हैं। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह, अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनुगूंज इसकी दूसरी विशेषता है। अब देखिए, इसके पहले आप छायावादी कविताओं पर दृष्टि डालें तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी कि शंका है, संदेह है, अनिश्चितता है, भय दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, कहीं अनास्था है, आस्था के बजाय अनास्था, इस तरह की बातें वहाँ नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन जब यहाँ मूल्यांकन करके कविताएं लिखी जाती हैं तब वो सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि यहाँ तर्क की चेतना है, वैज्ञानिक चेतना है। तो बच्चन सिंह ये लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप नई कविता के कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि नई कविता में और उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है, उसकी वैचारिकी क्या है। तो आपको केवल समझना है और समझ करके उसके फैक्ट्स को तैयार करना है परीक्षाओं की दृष्टि से। ये भी ध्यान रखना है कि इस आंदोलन के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कवि नई कविता आंदोलन के मुक्तिबोध माने जाते हैं। धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, गिरजा कुमार माथुर और शमशेर बहादुर सिंह, इतने लोगों का नाम नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों के रूप में आता है। आपको इन्हें ध्यान रखना है। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास उपयोगी रही होगी। आपको नई कविता के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और नई कविता की विशिष्टताएं क्या हैं, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, नई कविता आंदोलन कब से चला, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। परीक्षाओं के दौरान रिवीजन करने में और तथ्यात्मक रूप से करेक्ट सारी ये नोट्स आपको PDF फॉर्म और प्रिंट फॉर्म दोनों में उपलब्ध हैं। हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
शुभकामनाएं।